आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, और उस पर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल हमने किया था। उससे पहले हमने इंट्रो किया था कि केमिकल काइनेटिक्स में किन चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना आपको सिखाया था, ये नंबर ऑफ प्रॉब्लम हमने कराए थे। आज के क्लास में हम लोग यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन से शुरू करेंगे। हालांकि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आप जानते हो, पहले से हमने बताया हुआ है, फिर भी वहीं से शुरू करेंगे और इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक चलेंगे और नंबर ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वहाँ सीखेंगे कि कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है, ठीक है। तो देखो, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। तो यूनिट क्या होगा? आप रेट पहले देखो, रेट आप किसे कहते हो? चेंज इन, हमने बताया था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बाय चेंज इन टाइम। ये हमने आपको बताया है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन ऐसे ही दिया जाता है। तो कंसंट्रेशन की अगर आप बात करेंगे तो कंसंट्रेशन यानी मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, मोल पर लीटर। तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर आप बात करोगे, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, देखो मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, और चेंज इन टाइम यानी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो पर यूनिट टाइम, तो टाइम को आप मेजर कर सकते हैं पर सेकेंड में भी, ठीक है। अब ऐसे ही आप लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर मिनट, टाइम को आप मिनट में भी मेजर कर सकते हैं। ऐसे ही मोल पर लीटर पर आवर, ऐसे ही आप लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर डे। बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो आपको सेकेंड्स में हो जाएंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो मिनट्स में होंगे, कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जो आवर्स में होंगे, और कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे जिसमें डेज लग जाता है, ठीक है। ऐसे भी रिएक्शन होते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, जो ईयर लग जाता है होने में, उन्हें कंप्लीट होने में। तो मोल पर लीटर पर ईयर, इस तरह से आप देखते हैं ये नंबर ऑफ यूनिट होता है रेट ऑफ रिएक्शन का। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, ये जल्दी से लिख लीजिए आप, लिख लिया आपने? तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिससे रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड होता है? तो पहला जो फैक्टर होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट से रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट होता है। ऐसे रिएक्टेंट जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ऐसा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है अगर, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। यानी देखो, इफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीजेस, रेट डिक्रीजेस।
अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तुम्हें डिक्रीज होगा। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर हो गया? क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो मॉलिक्यूल्स में जो चेंजिंग होती है उस दौरान बहुत सारे बॉन्ड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के टूटते हैं, तो उस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है आप जानते हैं, उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, ये दो जगह हमने पढ़ाया है आपको, केमिकल बॉन्डिंग में और थर्मोकेमिस्ट्री में। ठीक है, दोनों जगह हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर रफली बात की जाए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की यहाँ पर, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसे कहते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स होते हैं उसको तोड़ने में जो एनर्जी लगती है उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो पहला फैक्टर नेचर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। जैसे एक एग्जाम्पल अगर ले लें हम यहाँ पे, ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी फास्ट रिएक्शन ही होता है। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड O2 के साथ कंबाइन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये रिएक्शन बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है, यानी इसका रेट बहुत कम होता है। इसका रेट ज़्यादा होता है, इसका रेट कम होता है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करोगे तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है और इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है। ऐसे भी केमिकल बॉन्डिंग से आप जानते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने बताया है 3.5 होता है। आप इसका बॉन्ड ऑर्डर जानते हो, बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है, इसीलिए इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये केमिकल बॉन्डिंग से हम लोग पढ़े हुए हैं। क्लियर हो गए? यही कारण है कि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम, रेट ज़्यादा, और इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम है। तो इस तरह से नेचर ऑफ रिएक्टेंट से ये रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट होता है। नंबर 2, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते रहो, लिखते रहे। सेकेंड फैक्टर है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यदि बढ़ता है तो सामान्य रूप से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ देख लो, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। सामान्य रूप से जैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर हो गया? थर्ड फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, आप जानते हैं कि यदि कैटलिस्ट का प्रेजेंस होगा, यानी कैटलिस्ट रिएक्शन में अगर है तो कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को प्रमोट करना, यानी रिएक्शन को बढ़ाना फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाना, यानी रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में चेंज होने में हेल्प करना। तो प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के होने से अगर रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, सामान्य रूप से प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट increases the rate of reaction, rate of reaction। क्लियर हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है कैटलिस्ट और रिएक्शन के टाइम को घटा देता है।
ठीक है। अगर कोई रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट 5 मिनट में हो रहा है तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस से रिएक्शन लेस देन 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका। नेक्स्ट फैक्टर नंबर 4, टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्या लिखा है हमने, टेम्परेचर। क्लियर हो गई, टेम्परेचर। तो सामान्य रूप से जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ता है, जिससे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है और परिणाम स्वरूप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। फिर से समझ लो, जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगा तो उनके बीच का जो कॉलिजन है, कॉलिजन बढ़ जाएगा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, जिससे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। दिस इज द रीजन एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। क्लियर हो गया। नंबर 5 जो फैक्टर है वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, जो रिएक्टेंट का सरफेस एरिया होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, सरफेस एरिया के बढ़ जाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, ठीक है। सरफेस एरिया अगर इंक्रीज करता है तो रेट भी इंक्रीज करता है। क्लियर हो गया। यानी सरफेस एरिया अगर बढ़ जाता है, ठीक है, सरफेस एरिया जिसको आप ऐसे कहते हैं सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में देखो, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, यानी ऐसे रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में हो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में लाइट का इंटेंसिटी जैसे बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्लियर हो गया। जैसे देखो, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में हो, H2 और Cl2 मिलकर ये HCl बनाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है, तो यहाँ लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स का हैलोजिनेशन, CH4 में जब CH4 और Cl2 का रिएक्शन होता है लाइट के प्रेजेंस में, यहाँ बनता है मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl। ये चेन रिएक्शन होता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अल्केन में पढ़े हैं, ठीक है। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये चेन रिएक्शन होता है, आगे भी रिएक्शन होता रहेगा जब तक कि पूरा हाइड्रोजन यहाँ से समाप्त न हो जाए, ठीक है, अल्केन से। समान रूप से ये चेन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ लाइट का प्रेजेंस होने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस में ऐसे होते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखो, रेट के आधार पे देखो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के कई बेसिस होते हैं। यहाँ हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर टाइप ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो पहला, वेरी फास्ट रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शन जो बहुत ही स्पीड में हो, बहुत स्पीड में, यानी जिनका प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ रिएक्शन आप नहीं निकाल पाए, इतना फास्ट होगा ये, ठीक है। जैसे मोलिकुलर रिएक्शंस होते हैं तो इन्हें कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस, या आयोनिक रिएक्शंस, सॉरी आयोनिक रिएक्शंस की बात आप करेंगे हम। यहाँ जो आयोनिक रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ही फास्ट रिएक्शंस होते हैं, ठीक है।
जैसे देख लो यहाँ NaCl और AgNO3 इनके बीच का रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में ये रिएक्शन होगा। यहाँ पर देखो ये आयन में टूट जाता है Na+Cl-, यहाँ Ag+ और यहाँ NO3-, ठीक है। तो यहाँ पे जब रिएक्शन करेगा देखो ये इसके साथ कंबाइन होगा और ये इसके साथ कंबाइन होगा प्रोडक्ट में, तो क्या बनेगा यहाँ पे NaNO3 एक्वस, AQ फॉर एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रहा है प्लस AgCl, यहाँ प्रेसिपिटेट बनेगा AgCl का, व्हाइट प्रेसिपिटेट AgCl का इसमें बनता है। तो ये बहुत ही फास्ट रिएक्शंस होते हैं, ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक रिएक्शन और देख सकते हो आप, BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 के बीच का रिएक्शन। यहाँ देखो ये रिएक्शन यहाँ क्या बनता है, BaSO4 बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, और प्लस यहाँ HCl बनेगा। तो ये भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, सॉरी आयोनिक रिएक्शन है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगा, क्लियर। ऐसे ही एसिड बेस रिएक्शन, अगर एसिड बेस रिएक्शन आप देखेंगे यहाँ पे एसिड और बेस के बीच का रिएक्शन, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, ये एक्वस सॉल्यूशन में जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, देखो Na सोडियम क्लोराइड बनता है और H2O बनता है, क्लियर, NaCl + H2। ये सभी रिएक्शन बहुत ही फास्ट रिएक्शन होते हैं, जितने आयोनिक रिएक्शन होते हैं बहुत ही फास्ट रिएक्शन होते हैं। इस रिएक्शन में जो टाइम टेकन होता है सामान्य रूप से 10⁻⁻12 टू 10⁻⁻16 सेकेंड के रेंज में होता है। अब समझिए कि कितना कम समय में ये रिएक्शन हो जाता है। इसके रेट को आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस ऐसे रिएक्शन को जहाँ टाइम बहुत कम लगे और रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट हो, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन हम डिटरमाइन प्रैक्टिकली नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे रिएक्शंस में जनरली एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं और आयोनिक रिएक्शंस होते हैं, क्लियर हो गया। दूसरा है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन नंबर 2 मॉडरेट, ऐसा रिएक्शन जिसका रेट ऑफ रिएक्शन आप प्रैक्टिकली डिटरमाइन कर पाए, इसको मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। ऐसा रिएक्शन जो कि नहीं बहुत टाइम ले, बहुत ज्यादा टाइम भी ये नहीं ले और बहुत कम टाइम भी इसमें नहीं लगे, ऐसा रिएक्शन। मॉडरेट मतलब मीडिएबल टाइम लगेगा, बहुत जल्दी भी ये नहीं होगा और बहुत लेट से भी ये नहीं होगा, बहुत टाइम भी इसमें नहीं लगेगा, लेकिन इतना ही टाइम लगेगा जिससे कि आप आराम से इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकें। तो ऐसे रिएक्शन को बहुत ही मॉडरेट, ऐसे रिएक्शन को मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। यानी द केमिकल रिएक्शंस, अगर आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, ठीक है, तो क्या लिखोगे, द केमिकल रिएक्शन which takes place in moderate time scale, are called as moderate reactions। और दूसरे में आप और भी लिख सकते हो इसके बारे में कि the chemical reactions which neither take place, चाहे ऐसे लिखो, the chemical reaction which take place neither very fastly, the chemical reactions which takes place neither very fastly nor very slowly are called as moderate reaction। यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जो ना ही बहुत फास्ट हो और ना ही बहुत स्लो हो, ऐसे केमिकल रिएक्शंस को आप क्या करते हैं, मॉडरेट रिएक्शन करते हैं। ऐसे रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन आप डिटरमाइन कर सकते हैं। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, द रेट ऑफ such reactions
can be the rate of such reactions can be determined experimentally. ऐसे रिएक्शन का आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, आप कर सकते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये ऐसा ही एग्जाम्पल है। ये पूछता भी है कि किस तरह का रिएक्शन है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, बताना मॉडरेट रिएक्शन है। कैसे निकालोगे इसका, देखो इसमें ये इथाइल एसीटेट है, क्या है ये इथाइल एसीटेट। इस पर जब वाटर का एक्शन आप करेंगे, ठीक है, वाटर का एक्शन करेंगे इथाइल एसीटेट पे एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। आप H प्लस एसिड HNO3 भी डाल सकते हो, H2SO4 आप ले सकते हो, यहाँ पे H3PO4 भी ले सकते हो यहाँ पे एसिड के रूप में, या HClO4 यानी परक्लोरिक एसिड भी ले सकते हो। तो यहाँ से देखो ये क्या बनेगा, एसिडिक एसिड बनेगा और इथाइल अल्कोहल बनेगा, एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल, यहाँ से ये ब्रेक होता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन का आप रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी ये मॉडरेट रिएक्शन। क्लियर हो गया। ऐसे ही सुक्रोज का एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, ये भी मॉडरेट स्पीड का रिएक्शन है, ठीक है। देखो ये सुक्रोज है C12H22O11, ठीक है। इसका जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, नहीं वाटर का एक्शन इस पर कराते हैं, आप वाटर का एक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी H2SO4 डाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मोलिकुलर फार्मूला आप जानते हैं, सेम होता है, सिर्फ बॉन्डिंग स्टेटस में डिफरेंस होता है। ग्लूकोज है एल्डोहेक्सोज, जबकि फ्रुक्टोज है कीटोहेक्सोज। तो ये सुक्रोज है जो कन्वर्ट हो गया एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में, इसे आप कहते हैं कि ये मॉडरेट रिएक्शन है। इसका भी आप एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो रिएक्शन होता है वो होता है वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शन जिसका रेट ऑफ रिएक्शन फिर से आप नहीं निकाल सकते हैं, बहुत टाइम लेता है। ऐसे रिएक्शन मंथ्स में कंप्लीट होते हैं, ईयर्स में कंप्लीट होते हैं। जैसे इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। आप देखते हैं आयरन के जो पाइप्स हैं, ठीक है, आयरन के जो पाइप्स हैं उसमें किस तरह जंग लगने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। जंग लगने का जो प्रोसेस होता है आयरन में ईयर्स लग जाते हैं, मंथ्स ईयर्स लग जाते हैं ऐसा होने में, इसलिए वेरी स्लो रिएक्शन होता है, बहुत टाइम टेकन होता है। इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन आप नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। कभी